अपने पिछली वीडियो में अपने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। अब इसका पार्ट सेकंड पढ़ना है। पार्ट सेकंड में पढ़ना है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव और वाष्पीकरण। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल और गैस जैसे जलवाष्प। अपने देखते हैं कि जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अब अपने पढ़ना है तापमान परिवर्तन का प्रभाव। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी को अपने सामने एक चित्र दिया हुआ है, चित्र के द्वारा समझते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक बीकर लिया हुआ है। इसने बीकर में 150 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा ले रखा है और इसने चित्र के अनुसार उपकरणों को व्यवस्थित किया हुआ है और थर्मामीटर को इस प्रकार इसने लटका रखा है कि थर्मामीटर का जो बल्ब वाला सिरा है वो बर्फ़ को छू रहा है। अब नीचे एक बर्नर दिया हुआ है। बर्नर को जैसे ही बर्नर को जलाते हैं धीमी आंच पर, देखते हैं कि बीकर को जैसे ही गर्म करना शुरू करते हैं तब बर्फ़ पिघलने शुरू हो जाती है। तो अपने क्या करते हैं, तापमान उसका नोट कर लेते हैं। जब संपूर्ण यानी कि पूरी की पूरी बर्फ़ जल में चेंज हो जाती है तो पुनः उसकी अपना टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, तापमान नोट कर लेते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में जितने भी प्रेक्षण है वो अपने नोट कर लेते हैं। अब जैसे ही बर्फ़ जल में पिघल जाती है तो अब अपने फिर बर्नर की सहायता से उसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो अब बीकर में क्या करना है कि कांच की छड़ से पहले उसको हिला लेना है, हिलाते हुए गर्म करना है जब तक जो जल है उबलने न लगे। थर्मामीटर की जो माप है, टेम्परेचर, उस पर लगातार अपने को ध्यान देना है और जैसे ही वो जल वाष्प बन जाए, यानी कि जल जो है द्रव अवस्था में था, द्रव अवस्था से जब जैसे ही वाष्प बनेगी तो गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो आपने उसका प्रेक्षण को नोट कर लेना है। तो अपने क्या देखते हैं, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है बढ़ जाती है। जैसे ही अपने उसको टेम्परेचर दिया था तो जो ठोस था बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे ही गतिज ऊर्जा की वृद्धि के कारण कण फिर क्या है, अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वो कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण जो कण हैं अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। अब प्रश्न बनता है गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है? किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के समर्थ है, जो आकर्षण बल है उसको दर्शाता है। अब प्रश्न बनता है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ के गलनांक की बात करें तो 273.16 केल्विन होता है। इसके बाद आगे प्रश्न फिर बन जाता है संगलन किसे कहते हैं? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। अब किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। कहने का मतलब तो वो कहता है कि अपने इतनी ऊष्मा दी थी, जैसे ही बर्फ़ जल में बदली तो उसमें टेम्परेचर जब उसने नोट किया था ना, वो कहता है कि समान रहता है। फिर इतनी ऊष्मा दी थी जब उसको गर्म करने में, तो वो ऊष्मा कहाँ गई? तो वो कहता है कि गलने
गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर की ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ये माना जाता है कि ये बीकर में ली गई सामग्री छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब इस पैरे में इतनी बात में उसने क्या बताया है कि जैसे ही बर्फ को जल में चेंज करते हैं तो उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन न होने का कारण, क्योंकि जितनी भी अपने उसमें उसको ऊष्मा देते हैं ना, वो उनके बीच जो कण हैं उसको तोड़ने में उपयोग हो जाती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप प्रश्न पूछते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में बदलना है, तो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसी प्रकार जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण जो है अधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित ताप पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो टूट जाते हैं, तो कण स्वतंत्र हो जाते हैं। तब इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका कवथनांक कहते हैं। अब प्रश्न है, कवथनांक किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका कवथनांक कहते हैं। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए ये तापमान 373 केल्विन होता है। अपने बात करें तो जब जल वाष्प में बदलता है तो टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में बात करें तो केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन था, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 और ऐड कर दे अपने, 273 प्लस 100 373 केल्विन हो जाएगा। अब इसी प्रकार अपने यदि बात करें 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो देखें तो ठोस अवस्था है, जैसे इसको ऊष्मा दी द्रव अवस्था में चेंज हो गया, द्रव अवस्था को ऊष्मा दी गैसीय अवस्था में चेंज हो गया। अब जैसे ही ठंडा करते हैं तो गैसीय अवस्था को शीतलता यानी कि ठंडा किया तो द्रव अवस्था आ गई, द्रव अवस्था को अपने ठंडा किया तो ठोस अवस्था आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस जो है ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें द्रव अवस्था नहीं आती है, यानी कि ठोस अवस्था से सीधे ही वो गैस में बदल जाते हैं और जैसे ही वापस फिर ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाते हैं। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दिखा रखी है नीचे, अपने इस डायग्राम में देखते हैं। इसमें एक चीनी मिट्टी की प्याली ली हुई है, उसमें इसने अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है। अब इसके ऊपर एक कीप रखी हुई है, कीप के ऊपर वाले सिरे पे कॉटन से इसने रुई का टुकड़ा लगाया हुआ है। फिर इसने एक बर्नर ले रखा है, बर्नर को नीचे से धीरे धीरे गर्म करता है।
गर्म करने पे क्या देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये जलवाष्प में चेंज हो रही है। जलवाष्प में चेंज होने के बाद ऊपर की ओर इकट्ठी हो रही है कीप के नीचे, ये दिखा रखा है। अब बर्नर को जैसे ही हटा लेते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर ये वापस, जैसे ही इसको ठंडा करते हैं तो ये वापस ही उसी ठोस अवस्था में आ जाता है। अब अपने इसमें क्या निष्कर्ष देखा इसने, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अब प्रश्न बनता है ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? तो ऐसी अवस्था जिसमें ठोस द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में चला जाता है और वापस ठंडा करने पर ठोस, जैसे ही उसको द्रव अवस्था में पहले क्या हुआ था, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला गया था और उसको वापस जैसे ही ठंडा किया था तो ठोस में चेंज हो गया था। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। अब इसके बाद है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, अब इसमें भी ये दिखा रखा है, चित्र दिखाया हुआ है इसमें अपने दिखा रखा है दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। इसमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। तो पहले वाले पार्ट में देखते हैं कण इसमें दूर दूर हैं। जैसे ही पिस्टन को दबाते हैं, सेकंड वाला इसमें पार्ट जो है, सेकंड वाले डायग्राम में कण जो है, पार्टिकल जो पास पास आ रहे हैं। फिर इसने तीसरे में पिस्टन को और दबाया हुआ है तो जो कण जो है और नज़दीक आ रहे हैं। तो दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस जो है द्रव अवस्था में बदल सकती है। कहने का मतलब दाब को बढ़ा दें और टेम्परेचर जो तापमान है उसको घटा दें तो जो गैस है वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। लेकिन अपने बात करें CO2 एक गैस ही है। तो CO2 के बारे में अपने सुना है, CO2 एक गैस है। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। यानी कि जब वायुमंडलीय दाब की माप 1 एटम्स हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती हैं। अब तीनों अवस्थाओं के बारे में नीचे बताया हुआ है। ठोस को जैसे ही संघनन गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था आएगी। द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैस में चेंज होती है तो वाष्पीकरण अवस्था आती है। अब गैस को जैसे ही संघनन यानी कि ठंडा करते हैं द्रव आती है। फिर ये जब द्रव जम के ठोस बनेगा तो इसमें जमना वाला प्रोसेस आएगा। और नीचे दिखा रखा है ठोस से सीधे ही गैस और गैस से वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं जिसे आगे अपने देखेंगे, उससे पहले अपने वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्यों? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदलता है? अपने कई बार देखते हैं कि जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। ये कुछ उदाहरण अपने पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में उसकी गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश, जो द्रव वाली सतह, पानी की ऊपर वाली सतह, वहाँ पर कुछ कण हैं, कुछ अंशों में इतनी उसमें गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर
द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसमें एक एक्टिविटी है, नीचे एक एक्टिविटी दिखा रखी है जिसमें एक परखनली ली हुई है। एक परखनली में 5 ml जल लेकर इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। अब एक फिर इसने क्या किया, एक चीनी मिट्टी की प्याली ली, उसमें भी जल 5 ml जल ले लिया। जल लेकर उसको भी खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। एक और फिर तीसरी में चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अलमारी के अंदर रख दिया। इसमें 3 चीज़ें ली हैं उसने। एक तो परखनली ली, परखनली में 5 ml जल लिया था, उसको या तो खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दिया। दूसरी चीनी मिट्टी की जो प्याली ली थी उसमें भी 5 ml जल लेकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखा। तीसरी प्याली में जो 5 ml जल लिया था उसने, उसे अलमारी के अंदर रख दिया। कमरे का तापमान नोट कर लिया इसने। नोट करके सभी वाष्पीकरण में लगे समय को नोट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष में अपने देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह का जो क्षेत्रफल है बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें हम फैलाते हैं। फिर दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर भी अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकरण होते हैं। पहला पॉइंट अपने सतह वाला पड़ा था, जैसे ही उसका एरिया बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है तापमान। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो उसमें पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। कहने का मतलब तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है आर्द्रता में कमी। वायु में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु में जो नमी होती है जैसे ही कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक हो जाता है, और जैसे ही आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति बढ़ने पर भी जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। इससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं इसी में ही तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब आगे है वायु वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। इस पैरे में अपने ऊपर वाले में क्या देखा कि वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है उसे प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण होते हैं ना, वो आसपास से उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। अब इसमें जैसे वो कहता है कि एसीटोन या नाखूनों पर पॉलिश हटाने वाला द्रव होता है, उसको जैसे ही अपने हथेली पर रखते हैं, हाथ के ऊपर गिराते हैं या रखते हैं, तो क्या देखते हैं, इससे इसके जो कण होते हैं हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता यानी कि ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। अपने भी देखते हैं गर्मी है, गर्मी के दिनों में सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जाता है। तो किस लिए करते हैं ये? वो छिड़काव इसलिए करते हैं कि जिसके द्वारा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शिथिलता मिलती है कि हम
जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब बर्फीले जल से भरे गिलास अपने देखते हैं कि बर्फ वाला पानी वाला गिलास है तो उसके बाहर बूंदे पानी की जमा हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आती है। अब अपने पढ़ने हैं पदार्थ की 5 अवस्थाओं के, जिसमें 3 अवस्थाओं के बारे में तो अपने पढ़ चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। और एक अवस्था होती है इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, और एक होती है प्लाज्मा। चौथी अवस्था है अपने प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है इसमें अपने पढ़ना है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब है और नियोन बल्ब, जो बल्ब है इसमें प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनते हैं। फिर 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरी के कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल E वेमैन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार किया जाता है। अब वो पूछता है BEC तैयार कैसे होता है, तो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार किया जाता है। इस प्रकार हमारा ये पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे।